फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पटेल और आप सबका मेरी चैनल HST क्लास 9 एंड 11 पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हमारा ये पहला वीडियो है। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर साइंस स्ट्रीम उसको लेके और चैनल का भी पहला वीडियो है। तो हमने ये चैनल स्पेशली 9th एंड 11th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम के सिलेबस के लिए सिलेबस कवर करने के लिए बनाई हुई है। इसमें आपको फर्दर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इसमें आपको 11th का पूरा सीरीज़ मिलने वाला है फ्रेंड्स। अब स्पेशली मैं आपको 11th साइंस की बात करूं क्योंकि आप अभी आपने 10th का एग्जामिनेशन दिया होगा, आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि कभी रिजल्ट नहीं आया होगा। कुछ लोग बाद में देखेंगे तो 11th में आने के बाद देखने वाले, उनको तो हेल्पफुल होने ही वाला है। लेकिन जो लोगों ने 10th का एग्जामिनेशन दिया है और अब 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेने की सोच रहे हैं, तो उनको अभी रिजल्ट नहीं आया और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको उतना तो समझ में आएगा कि यार साइंस में आता क्या है, साइंस में केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक आता है, केमिस्ट्री क्या चीज़ है, क्या मैं उसके कैपेबल हूँ कि नहीं। ऐसी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी हिंट आपको इस लेक्चर्स के थ्रू मिल सकती है, जिसमें मैं आपको पूरा लेक्चर ही पूरा जो चैप्टर है वही गाइड करने वाला हूँ। बट इन बिटवीन आप वो चैप्टर देखते देखते, वीडियो देखते देखते पता तो लगा ही सकते हो कि आपका इंटरेस्ट का पॉइंट है या नहीं है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे एक हिंट मिल सकती है कि आप साइंस के स्टूडेंट्स बन सकते हो कि नहीं, अगर आप 10th का एग्जामिनेशन देने के बाद रिजल्ट आने से पहले अगर कंफ्यूज हो और ये वीडियो देख रहे हो तो। और अगर ऐसे बच्चे आपके ध्यान में है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, ताकि उनको हिंट मिल सके कि यार केमिस्ट्री में आने वाला क्या है और केमिस्ट्री क्या मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। वैसे मैं फिजिक्स का भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो उससे भी मेजोरिटी गाइड हो जाते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब क्या है, मेन दो सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादातर ऐसा टेंशन में डाल देते कि या फिजिक्स या केमिस्ट्री मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो उनका जो इंट्रोडक्शनरी चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, उससे उतना तो पता चल जाएगा कि उनके लिए साइंस काम का है कि नहीं काम है। वैसे मैं बेसिकली बात करूँ तो साइंस तो काफ़ी बड़ा वाइड फील्ड है। ओके, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ मेहनत की बात है, जो मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट आता ही है। ओके, तो मेहनत करना पड़ता है, बाकी कुछ है नहीं। रिवीजन, प्रैक्टिस, लिख के रेडी करना, ये सारी चीज़ कॉमन थिंग्स है जो हम साइंस में याद रखें तो हम ऑलवेज सक्सेस हो सकते हैं। तो फटाफट से मैं चैप्टर का ये जो आज का जो चैप्टर है उसका नाम बता दूं कि चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ने वाले। इंट्रोडक्शनरी चैप्टर है केमिस्ट्री का, जीट नीट उसी के सिलेबस में भी आता ही है। बट यहाँ पे मेन चीज़ ऐसा है कि हम पढ़ने वाले हैं ऐसा कि पूरे साल हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1-2 साल केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे सारे कुछ पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से अगर हम स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर के इंट्रोडक्शन के थ्रू चैप्टर को पूरा आगे इंट्रोडक्शन से लेके जितने भी पॉइंट्स होंगे मैं धीरे धीरे आपको गाइड करते जाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री जो है वो कौन सा साइंस है, मॉलिक्यूल्स का और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस का, मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। एंड द साइंस नॉट सो मच of the 100 elements but of infinite variety of molecules that may be built from them। जनरली हमें पता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। वैसे 11th जो है वो टोटली बेस्ड ऑन 9th है। 9th में जो भी पढ़ा था वो हम 11th में वापस पढ़ने वाले, साइंस की बात कर रहे हैं हम। और 10th जो है उसमें 10th में जो भी पढ़ा है हम वो 12th में रिवाइज करेंगे। तो हमने 9th में भी एटम्स वाला एक चैप्टर पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे देखा था कि यार पूरा जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 118 एलिमेंट्स है। तो साइंस इज जस्ट नॉट द साइंस ऑफ दिस 118 एलिमेंट्स। वहाँ पे ही साइंस खत्म नहीं हो जाता है। बट यू कैन सी कि अगर हम इस 118 एलिमेंट्स का यूज़ करके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ओके, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, इट इज़ मेड फ्रॉम द सोडियम एलिमेंट एंड क्लोरीन एलिमेंट। तो ऐसे न्यूमेरियस, जिसको गिन नहीं सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइंस कौन है, केमिस्ट्री। ओके, एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करना, वो ट्रांसफॉर्मेशन किस में आ जाता है, केमिस्ट्री में। ऐसी डेफिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, ऐसे वर्ड्स बोलने वाले जो साइंटिस्ट थे रोनाल्ड होफमैन, वो भी एक केमिस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। साइंस मतलब साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट to systemize the knowledge for
डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर। ओके, साइंस का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, जो कुछ हम नेचर में देखते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम सिस्टमेटिक नॉलेज जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं साइंस। जैसे कि बिजली हुई थंडरस्टॉर्म में, लाइटनिंग हुई, तो वो क्यों हुई? हमारे पास जो भी नेचर में हुई बिजली, तो हमने नेचर को देखा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो सिस्टमेटिक नॉलेज यूज किया, दैट इज द साइंस, साइंस बिहाइंड द लाइटनिंग। क्लियर है? तो दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज लीकेज बोल सकते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो हमारा नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज यूज करते हैं टू अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द नेचर फिनोमिनन, उसी को हम बोलते हैं साइंस। नाउ काफ़ी सारे ऐसे, अभी हम फिजिक्स में बात नहीं करेंगे, लाइटनिंग जो है वो फिजिक्स का टॉपिक है। ओके, ऐसे काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं, जैसे कर्ड फॉर्मेशन, मिल्क में से कर्ड बन जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ में से दूसरा चीज़ बनना, वो केमिस्ट्री में जनरली हम उसके साथ ज़्यादा डील करते हैं। तो कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम द शुगर कैन जूस ऑन कीपिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम। शुगर कैन जूस मतलब सेडी का जूस जो होता है, उसको लंबे टाइम तक रखते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विनेगर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विनेगर में। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस विच वी कम अक्रॉस मैनी टाइम। दूसरा एक है रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकली ही होता है, आयन ऑक्साइड फॉर्म होता है, आपको पता है, रस्ट, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं काट लागो। ओके, तो कट जाना, रस्ट आना, वो एक टाइप का आयन ऑक्साइड ही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो केमिकली इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें जो डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके पीछे केमिकल रिएक्शन है, उसके पीछे केमिस्ट्री है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वन, साइंस कैन डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन। साइंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रीम्स आते हैं। बट उसमें हम मेन केमिस्ट्री की बात करें तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड द रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ द साइंस, साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो स्टडी करता हो क्या? प्रिपरेशन। दूसरा प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, या तो फिर सब्सटेंस। ओके, रिएक्शन ऑफ मटेरियल्स, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, जिसमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है। जिस ब्रांच में साइंस की, उस ब्रांच का नाम बोलते हैं हम केमिस्ट्री। तो इट जस्ट इंट्रोडक्शनरी टॉपिक्स वेयर वी कम टू नो कि व्हाट इज द केमिस्ट्री। ओके, ये सारी चीज़ रियलिटी में, नेचर्स में है ही, जो केमिस्ट्री के अकॉर्डेंस में, उनको अगर हम समझे, उनको अंडरस्टैंड करें, बराबर उनको डिस्क्राइब करें, तो वो हो जाएगा ब्रांच ऑफ द साइंस, दैट इज केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ के हमें फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। वो हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है वेदर पैटर्न्स, या तो फिर आप फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन ले लो, या तो फिर आप ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर ले लो, या तो फिर आप प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज ले लो। ओके, केमिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी सारे हैं, जैसे हमारे गुजरात में जो भरूच है, अंकलेश्वर है, वो पूरा केमिस्ट्री हब है, वडोदरा में भी है, अहमदाबाद में भी है, ओके, हालोल जीआईडीसी में भी है, काफ़ी सारी जगह पे केमिकल इंडस्ट्रीज है। बट सबसे ज़्यादा दहेज, जो भरूच है, अंकलेश्वर है, केमिकल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। तो काफ़ी सारी जगह पे केमिस्ट्री यूज़ होता है, वास्ट उसका एप्लीकेशन एरिया है, जिसमें आप वेदर पैटर्न्स ले लो, वेदर प्रिडिक्शंस में ले लो, या तो फिर आप अपने ब्रेन का ही फंक्शन ले लो, वो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है, या तो फिर आप कंप्यूटर के ऑपरेशंस ले लो। ओके, या तो फिर कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन को ले लो। ये और कहाँ पे यूज़ होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलग अलग चीज़ है, जैसे फर्टिलाइजर्स, फिर डाइस, डिटर्जेंट्स, एसिड, alkalis, salts, polymers, drugs, soap, metal, alloy and yes, लास्ट वन, न्यू मटेरियल। कभी कभी नई चीज़ें भी इन्वेंट करने की ज़रूरत होती है, तो नए मटेरियल भी हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, किसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं? थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारे ऐसे एरियाज है जिसके बिना हमें चलेगा नहीं। अल्कलीस, एसिड, सॉल्ट्स, ओके, ये सब कुछ केमिकली बनता है। सो केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अ बिग वे टू अ नेशनल इकोनॉमी।
काफ़ी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज कोई भी नेशंस में रन होते हैं, और इसीलिए नेशनल इकोनॉमी में, जैसे हमारा इंडिया का सबसे बिगेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज आप देख लो, तो अगर मैं बिगेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज में बोलूँ तो रिलायंस आता है, एशआर आता है, ओके, ये सारे केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो यू कैन सी कि उनका कितना बड़ा पार्ट है इकोनॉमी में। सो इट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर अ फूड, healthcare products and other materials aimed at improving the quality of life। ह्यूमन बींग की नीड्स किसके अकॉर्डेंस में होती है? हमारी नीड्स क्या है? हम ऑलवेज जब नीड्स की बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। मैंने आज घर में एसी लगवा दिया सपोज, तो वो क्या है? मेरे कंफर्ट के लिए, मेरे लाइफ क्वालिटी के लिए, मेरे लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए मैंने एसी लगाया। इसलिए जब भी कोई इन्वेंशन होते हैं तो वो इन्वेंशन उसी अकॉर्डेंस में होता है जिससे ह्यूमन बींग मेक देयर सेल्फ कंफर्ट एंड उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे क्या हो, इम्प्रूव हो। पहले के अगर आप जो एडोब है यानी कि रहठान जो थे, हाउसेस जो थे, वो देखो तो पहले लोग हट हट में रहते थे, मतलब कि झुपड़ी में रहते थे, लकड़े में से बनाए हुए घर में से रहते थे। बट आज हम एकदम पक्के जो सीमेंट में से बनाए हुए वैसे मकान में रहते हैं। फिर दूसरी बात, उससे फ़ायदा क्या हुआ? तो देखो काफ़ी सारा फ़ायदा है, वेदर्स में हमें काफ़ी सारा प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरी चीज़, अब हम अलग अलग तरह के डिज़ाइन ला के रखे हुए हैं जिसे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हो कि इसके बाद हम अभी हमारा नॉलेज यूज़ करें कि भाई इसके बाजू में डब्ल्यू सी होना चाहिए, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी कंफर्ट नहीं जाना चाहिए। इस तरह का हम डिजाइनिंग करते हैं और उस तरह के मटेरियल्स भी हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि नीचे पर पहले हाउसेस ही थे, ओके, बैठने के लिए कुछ नहीं था, नीचे बैठ जाते लोग, बट अब आज सोफा चाहिए लिविंग रूम में, और वो भी अच्छे से फॉर्म वाला जिसके ऊपर बैठने से आपको एकदम पूरा कंफर्ट मिले। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट कैसे होती गई? हमारी नीड की वजह से। तो ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं, बट हमें केमिस्ट्री के थ्रू, केमिकल प्रिंसिपल के थ्रू हमारी कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है? तो पहले तो हम फूड की नीड भी सेटिस्फाई कर पाते हैं। ओके, फूड प्रिपरेशन ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि इडली में मैं बताऊँ, इडली जो है ना वो एकदम स्पंची होती है, खमन, ढोकला, ये सब जो है वो एकदम स्पंची होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा जब हीटअप करते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलता है, केमिकल रिएक्शन, और दैट्स वाई वो गैस जैसे जैसे निकलेगा वो पोरस बनता जाएगा, स्पॉन्ची बनता जाएगा। क्लियर? और वो जितना ज़्यादा स्पॉन्ची होता है आप उतना ही अच्छे से खा पाते हो उसको, उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो फूड में भी आ गया केमिस्ट्री। दूसरी बात करें तो हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मतलब कि यार आज कोई भी बीमार हो जाता है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ड्रग्स, मेडिसिन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब किसकी देन है? केमिकल इंडस्ट्रीज की है। फिर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो मैंने अभी काफ़ी सारी बातें कर ली। दिस इज exemplified by a large scale production of variety of fertilizers, improved variety of pesticide and insecticides। अभी इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री, अब हमारी सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव नहीं होनी चाहिए, जो प्लांटेशन है, जो वेजिटेशन है, जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। तो फॉर दैट हम क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजर्स बनाते, पेस्टिसाइड्स बनाते, इंटेंसिसाइड्स बनाते। ओके, फर्टिलाइजर जो क्वालिटी को इंप्रूव करे, लैंड क्वालिटी को। फिर दूसरा पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट कंट्रोल करे, इंसेक्टिसाइड्स दैट मीन्स जो इंसेक्ट को कंट्रोल करे। सो केमिस्ट्री प्रोवाइड अ मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेटिक्स ऑफ सच ड्रग्स। केमिस्ट्री ने हमें हेल्प किया टू मेकिंग नेचुरल ड्रग्स, टू मेकिंग द लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ओके, नेचर के अंदर जो सोर्सेज अवेलेबल थे उसमें से हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाए, है ना। काफ़ी कभी पहले देखो कभी डिसीजेज होते तो कोई इलाज नहीं था, आज के टाइम में कोई भी डिसीजेज का इलाज जल्दी से हमें मिल जा सकता है। ओके, तो उसके लिए हमने क्या बनाया? नेचुरल सोर्सेज में से ड्रग्स बनाए। ओके, और ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट की। सम ऑफ दिस ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन। देखो ऐसा एग्जांपल दे तो सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन या तो फिर टैक्सोल, ये दोनों ड्रग्स जो है दे आर इफेक्टिव इन अ कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी में वो इफेक्टिव है। वैसा ही ड्रग एजेड मतलब एजिडोथाइमिन, ओके, थाइमिडीन, तो वो जो है वो हेल्पिंग इन एड्स पेशेंट। वो ड्रग्स कहाँ पे यूज़ होता है? एड्स की बीमारी में यूज़ होता है। तो ये जो दो कैंसर एंड एड्स जो जानलेवा बीमारी है उसके लिए भी हमने ड्रग्स बनाए थ्रू द बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। ओके, chemistry contributes a large extent in a development and growth of nation, and that's why we can say that chemistry जो है वो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ में काफ़ी हद तक हेल्प करता है।
और वी कैन से, अगर उल्टा बोलना चाहे तो किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट केमिकल इंडस्ट्रीज. With a better understanding of chemical principle, it has now become possible to design and synthetic new material having a specific magnetic, electric and optical properties. आज हम केमिस्ट्री के प्रिंसिपल उतने थ्रूली जानते हैं कि आज हम कोई भी मटेरियल हैविंग अ स्पेसिफिक, कोई भी नया मटेरियल बना सकते हैं जिसके पास हमारे वांट के अकॉर्डेंस में जितना चाहिए उतना स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो पाते हैं. This led to a production of superconducting ceramics, conducting polymers and optical fibers. और उसी की वजह से आज हमारे पास है सुपर कंडक्टिंग सिरामिक, मतलब कि सिरामिक वैसे इंसुलेटर होता है बट उसको पर्टिकुलर कंडीशंस में कंडक्टर बनाया जाता है. नॉट ओनली कंडक्टर, इट इज़ अ सुपर कंडक्टर, मतलब उसका जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से भी कम होता है, यानी कि इट हैज़ एबिलिटी टू पास करंट इज मोर, जल्दी से करंट को पास होने देता है, और हीट एनर्जी लॉस जो आपने पढ़ा था I2RT उसको कम करके देता है. दैट इज द सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स. दूसरी बात करते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स. वैसे आज तक हमने देखा है कि कंडक्टिंग मटेरियल्स में मेटल्स आता है, लेकिन आजकल के टाइम में हमने पॉलीमर्स, जनरली जो पॉलीमर्स इंसुलेटर होते हैं, लाइक जो लेयर होता है आउटर लेयर ऑफ वायर्स, वो पॉलीमर में से बनता है. तो हमने आज उसका एकदम प्रॉपर्टी चेंज करके कंडक्टिंग पॉलीमर्स बनाना स्टार्ट किया है. दूसरा ऑप्टिकल फाइबर्स. ऑप्टिकल फाइबर्स आपको पता है कि काफ़ी हाई स्पीड से विथआउट लॉस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन के सोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है. ओके, जैसे टीवी केबल्स वो ऑप्टिकल फाइबर पे वर्क करता है, आपके नेट कनेक्शंस के केबल वो सारे ऑप्टिकल फाइबर्स है. केमिस्ट्री हैज हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड, अल्कलीस, डाइस, पॉलीमर्स, मेटल एक्सेट्रा. जो यूटिलिटी गुड्स है जैसे अल्कली है, एसिड्स है, डाइस है, पॉलीमर्स है, वो सब कौन बनाने में हेल्प करता है? केमिस्ट्री. दिस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू अ इकोनॉमी ऑफ नेशन एंड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक्स ऑफ द नेशंस में काफ़ी पार्ट लिया हुआ है. इन अ रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज हेल्प इन डीलिंग विद द some of the pressing aspects of environmental degradation with the fair degree of success. वैसे मैंने सिर्फ अच्छी बातें नहीं की, चलो डेवलपमेंट अच्छी बात है, हर एक को चाहिए और हर एक के लिए ज़रूरी भी है. तो ह्यूमन बीइंग जो रन बिहाइंड द डेवलपमेंट, हम काफ़ी बार उसके पीछे ही दौड़ लगाते. तो इन द पास्ट ईयर जो हमने रन किया था, जो दौड़ लगाई हुई थी, जो रेस किया था फॉर द डेवलपमेंट, उसके इफेक्ट आज हमें एज अ पॉल्यूशन दिखने मिल रहा है ना. वो एक बार पॉल्यूशन आ ही गया है तो आज के टाइम में हमें केमिस्ट्री किस में हेल्प कर रहा है? केमिस्ट्री हमें उस पॉल्यूशन को, जो डिग्रेडेशन हुआ है, एनवायरमेंटल क्वालिटी जो बिगड़ी हुई है, उसको करेक्ट करने में भी हमें केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स हेल्प कर रहे हैं और हेल्प आ रहे हैं. जैसे कि सेफर ऑल्टरनेटिव ऑफ एनवायरमेंटल हजार्डियस रेफ्रिजरेंट लाइक अ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डेप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड इन अ 19th century in a refrigerator and AC, air conditioning systems, AC systems में हम क्या यूज़ करते थे? एज अ रेफ्रिजरेंट CFC यूज़ करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. बट इट इज़ अ पॉइजनियस. एक तो है वो पॉइजनियस, दूसरा the major disadvantage using CFC, when we are going to use CFC, if chlorine atom is removed from the CFC and it is exposed to the environment, then it goes up, and in a stratosphere region it one molecule of the Cl disposed या तो फिर degrade lakhs of ozone molecules. ओके, लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है. ओके, ओजोन मतलब O3 कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है. तो उससे क्या हुआ? तो ओजोन जो है दैट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द अर्थ के अराउंड स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का लेयर है. कैसे वो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर? बिकॉज जब सन में से लाइट आता है तो सारे रेस आते हैं, तो यूवी रेस जो होते हैं, अल्ट्रावायोलेट रेस का ओजोन जो है वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्प्शन. और ये जो यूवी रेस है उससे अर्थ के सरफेस को, यूवी रेस जो है उसको अर्थ के सरफेस पे आने से बचाता है. एंड दैट्स वाई हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. कौन? ओजोन लेयर. क्योंकि यूवी रेस डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं स्किन के, तो स्किन जल जाने के भी प्रॉब्लम्स है, स्किन का कैंसर होने के भी प्रॉब्लम्स है. ओके, तो अच्छा है कि ओजोन लेयर उसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है.
बट ये जो ओजोन लेयर उसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है, उसी में डेप्लेशंस, मतलब कि उसी में खड्डे बन रहे, ओजन कम हो रहा है ड्यू टू दी CFC। एंड दैट्स वाई हमने उसको पूरा पोरिब्रेट करके अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री रूल्स, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल यूज करके हमने आज उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। रेफ्रिजरेटर और AC सिस्टम बंद नहीं कर दिया, हमने उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। However, many big environmental problems continue to be a matter to grave and concern to the chemist. Okay? But ऐसा भी नहीं है कि सारे problems पे हमें सक्सेस मिला है, अभी ऐसे काफ़ी सारे problems है वो अभी भी कंटिन्यू है। One such a problem is management of the greenhouse gases like a methane, carbon dioxide, etc. आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग वर्ड्स आपने सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि एक्सिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, अर्थ की जो एनर्जी, अर्थ ने जो एब्जॉर्ब की हुई जो सन एनर्जी है वो अर्थ से बाहर जानी चाहिए, बट ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन प्रोडक्शन, ये जो गैसेज है वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं यहाँ पे ही अर्थ सरफेस पे, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बट ज़्यादा प्रोपोर्शंस बढ़ने की वजह से ज़्यादा हीट यहाँ पे ट्रैप होके रहने लगी है, एंड दैट्स वाई हमारा जो एवरेज टेम्परेचर था वो बढ़ रहा है। ओके इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या तो फिर एक्सिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नीडेड, बट एक्सिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, एंड दैट ड्यू टू दैट जो पोल पे हमारा स्नो है ओके यानी कि आइस है, वो पूरा का पूरा मेल्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो वाटर थ्रू द रिवर सी में जा रहा है, और सी लेवल धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि लैंड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है? तो ये सारे प्रॉब्लम्स ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें भी है, और उसका भी अभी सॉल्यूशन लाना बाकी है। अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस और use of enzymes for a large scale production of chemical and synthesis of new exotic materials are some intellectual changes for the future generation of chemist. Okay, आगे के जनरेशन में behind the process, understanding the behind the process, use of enzymes के uses क्या है, उनके प्रोसेसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता चल जाएगी तो नियरेस्ट फ्यूचर्स में केमिस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सकता है। ओके तो फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा प्रूव हो सकता है वो चीज़। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टू टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग दिस टाइप ऑफ चैलेंज। सब कुछ सॉल्व नहीं हो गया, जैसे ग्रीन हाउस वाला प्रॉब्लम है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ एंजाइम, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, वो सारी चीज़ें बाकी है। तो इंडिया को, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया को ऐसे सारे केमिस्ट की ज़रूरत है जो इस सारे फील्ड में, जो अभी भी अनसॉल्व्ड फील्ड है उसमें जाके काम कर पाए। एंड टू बी अ गुड केमिस्ट, टू एक्सेप्ट सच अ चैलेंजेस, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। ओके अगर आपको वो चैलेंज बोलते ही ऐसा लगा हो कि यस मैं बनूंगा गुड केमिस्ट और अच्छे से इस सारे प्रॉब्लम्स के लिए फाइट करूंगा, कोई एक प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व करके, अगर 100% कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो 1% कंट्रीब्यूशन दे तो पाऊंगा ही पाऊंगा। तो अगर ऐसा ही अगर आपकी विश है, तो अगर हमें गुड केमिस्ट बनना है तो हमें सबसे पहले काफ़ी सारे केमिकल के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, और ऐसे ही केमिकल के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 11th में और स्टैंडर्ड 12th में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सीखने वाले। इट्स अ बेसिक केमिस्ट्री, और उसके बाद में ज़्यादा डिटेल्स में अगर आपको सीखना है तो आप फ्यूचर में एज ए स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हो तो एज अ केमिकल इंजीनियर, या तो फिर A&B वालों को कंबाइंडली करना हो तो BSc इन केमिस्ट्री, MSc इन केमिस्ट्री, PhD इन केमिस्ट्री करके आप अपने फील्ड में स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट हासिल कर सकते हो, गेन कर सकते हो। क्लियर है? तो वो सारे कॉन्सेप्ट तो सीखते पड़ेंगे, बट सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद द मैटर्स। कहाँ से स्टार्ट करने वाले? मैटर्स। तो अब देखो, मैं इतना समझाने के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपने देखा कि काफ़ी सारा वाइल्ड फील्ड में उसका एप्लीकेशंस है। क्लियर? ये तो है ही है, बट ये तो हो भी गया, वो जरूरी भी है। बट द मेन थिंग इज दैट कि चलो ये सब कुछ है, कुछ लास्ट में हमने प्रॉब्लम्स की देखा, वो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, अच्छा केमिस्ट भी बनना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो हम पूरे 11th-12th में क्या पढ़ने वाले बेसिक में, वही हमारा मेन चीज़ है। और ये सब सॉल्व करने के लिए जो हो गया तो वो तो हो ही गया है, बट अभी भी दो नीड तो है ही। एक जो करंट में प्रॉब्लम है वो रिमूव करना है, और एक जो नहीं है उसको नया बनाना है। ये दो प्रॉब्लम ऑलवेज साइंस में रहते हैं, जिसके लिए ही हमें साइंस पढ़ना है और अच्छे साइंटिस्ट या केमिस्ट बनना है, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो। सो उससे पहले हर एक कॉन्सेप्ट को समझे, उससे पहले केमिस्ट्री में सबसे पहला समझना जरूरी है मैटर। तो अभी तो नहीं, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैटर से स्टार्ट करूंगा।
मैटर समझने के बाद हम क्या समझेंगे, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझना जरूरी है। एक कुछ समझने के बाद हमें जो समझना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पूरा सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो समझने के बाद एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम उसके कोई भी मैटर होता है वो 3-4 स्टेट में होता है, मतलब कि जैसे गैस, सॉलिड, लिक्विड। तो हम गैसेस एंड लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फोर्थ चैप्टर में जो है वो हम मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, फिफ्थ चैप्टर में वो पढ़ेंगे जो गैसियस और लिक्विड स्टेट है उसके बारे में। नेक्स्ट हम आगे जाके पढ़ सकते हैं, जो हमने थर्ड चैप्टर में एलिमेंट्स पढ़े हैं, तो एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आते हैं। तो आपके 11th-12th में कुछ चैप्टर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पे भी है। गैसियस स्टेट पे, लिक्विड पे एक चैप्टर है, एक चैप्टर सॉलिड स्टेट पे है। ओके, स्टेट्स को समझने के लिए। फिर ब्लॉक वाले हो गए। उसके बाद अगर हमें आगे बात करूँ तो एनर्जी ट्रांसफर, थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में पढ़ सकते हो। केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो होता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होते हैं, वैसे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, 11th में ही लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हमारी डे लाइफ में क्या हो सकता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, कैसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, पॉल्यूशन के प्रॉब्लम क्या है, ऐसा बेसिक चैप्टर वो भी है। फिर बीच में ऑर्गेनिक आएगा 12th एंड 13 चैप्टर्स करके, और साइंस 12th साइंस में भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ऐसे काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हर एक चैप्टर्स भी है, वो पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म। ओके, जैसे कि बैटरी ले ली हमने, पेंसिल सेल, उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बिकॉज उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आया कहाँ से। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो पढ़ सकते हैं। पॉलीमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं 11th-12th में। तो ये सारे जो फील्ड है वो बेसिक फील्ड है, इस सब फील्ड का नॉलेज हम यहाँ पे लेने वाले हैं, बेसिक नॉलेज। तो आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो है वो अच्छे से केमिस्ट्री को समझना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय हमारे नॉलेज को बिल्ड करते जाएंगे। और बिलीव मी, इट इज़ वेरी इजी। ओके, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज आप अपना फील्ड चूज़ करो। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया 10th का, तो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले से ही चूज़ कर लिया तो देर इज़ अ नो प्रॉब्लम। बट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ही अगर स्ट्रीम चूज़ करेंगे तो दैट इज मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अगर इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर हम फील्ड चूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो बिलीव मी, इट इज़ वेरी इजी। आप साइंस अच्छे से कर सकते हो, जस्ट आप थोड़े उसके लिए पैशनेट होने चाहिए, अच्छे से आप अपना टाइम देना चाहिए। ओके, तो आप से हो पाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर अपने ग्रुप में अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ बैठ के देखिए, शेयर कर दीजिए। ओके, थोड़ा फटाफट से अपने ये जो चैनल है अगर उस पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइबर हो गए, हम फटाफट से लाइव सेशन भी अरेंज करने वाले। इट इज़ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर यू गाइस। हो सकते हैं कि हम फटाफट से चैप्टर 1 कंप्लीट करके करें, तब तक हमारे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो तो हम चैप्टर 2 जो है वो अच्छे से लाइव सेशंस के थ्रू देख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सबको गुड बाय। और आप ये लेक्चर जो है, हमारा जो वीडियो है उसको शेयर करना भूलिएगा मत, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। हर एक अपने जो फ्रेंड्स कांटेक्ट में हो उनसे अगर उनके लिए ज़रूरी है तो उनको सब्सक्राइबर बना सकते हो, उसको सब्सक्राइब करवा सकते हो, बेल आइकन पे टैप करवा सकते हो। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।